कर दिया मैंग भाई, है ना। चलिए, तो मैंने सबसे पहले इस आइस को नीचे से हीट देना स्टार्ट किया जो कॉनिकल फ्लास्क में है और थर्मोमीटर लगा हुआ है। मैंने क्या देखा, शुरुआत में -3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। उसके बाद जब मैं हीट देता जा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ थर्मोमीटर में -8, -7, -6, -5, ऐसे मानो, -3, -2, -1, जीरो पे आ गया। जैसे जीरो पे आया तो मैंने देखा बर्फ पिघलना स्टार्ट हो गई, बर्फ पिघलना स्टार्ट हो गई। फिर अब हम हीट देते जा रहे हैं लगातार कंटिन्यूअसली, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि अंदर का जो टेम्परेचर है वो जीरो पे ही मेंटेन है। अंदर का टेम्परेचर जो है वो जीरो पे ही मेंटेन है, जीरो पे मेंटेन है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, ये इसका हीट देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, ये हीट यहाँ तक देते रहे हम। तो यहाँ तक जब हम हीट देते रहे, यहाँ पर हमें क्या क्या मिला, आइस प्लस वाटर, आइस मिला प्लस वाटर मिला, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो आप लोगों को याद होगा, आपको पढ़ाया गया था लेटेंट हीट। इसका मतलब अब जो हीट यूटिलाइज हो रही होगी वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी, जो आइस को वाटर में बदल रही होगी, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं करेगी। अब हम लगातार हीट देते जा रहे हैं। फिर एक टाइम आया कि सारी बर्फ घुल गई, पिघल गई। जैसी सारी बर्फ पिघलती है, तुरंत हमारे पास थर्मोमीटर में देखते हैं हम, टेम्परेचर फिर दोबारा से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए। अगर थर्मोमीटर में टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, इसका मतलब ये ग्राफ ऐसे जाने लगता है। अब यहाँ पर कौन है, यहाँ पर वाटर, यहाँ पर कौन है, वाटर। अब वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर दोबारा एक समझता हूँ, जब अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने देखा पानी में से कुछ भाप बनी, थोड़ी सी भाप बनना स्टार्ट हो गई, थोड़ी सी भाप बनना स्टार्ट हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि सारा पानी भाप में कन्वर्ट हो गया अभी, बस जस्ट बनना स्टार्ट हुई है। अब मैंने क्या देखा, मैं अभी भी लगातार हीट देता जा रहा हूँ, अब हीट देता जा रहा हूँ लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, हीट देते जा रहा हूँ लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अब जो वाटर ना वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस दौरान इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो स्टेट चेंज होगी। लगा रखा है भाई, ये रहा, लगा रखा है माइक, वो लगा रखा है। आ नहीं रही आवाज, आवाज नहीं आ रही क्या, धीरे आ रही है? 1 मिनट रुक जा बस, दोबारा डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लूंगा। अब ठीक है, अब ठीक है, चलिए भाई, हो जाता है कई बार। चलिए, अब सुनिए जरा। अब मैंने सबसे पहले इसको माइनस से हीट करना स्टार्ट किया, तो आइस का टेम्परेचर माइनस से जीरो पे गया। जैसे जीरो पे गया तो आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो गई, और किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी, वाटर में। फिर धीरे 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 हम इसको और हीट देते रहे, देते रहे, देते रहे, तो वो आइस पिघल पिघल के पानी बनती रही। फिर एक ऐसी सिचुएशन आई, सारी बर्फ पिघल के पानी बन गई। फिर उस दौरान टेम्परेचर चेंज होता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पानी का, वो पानी ने स्टीम बनाना स्टार्ट कर दिया। जब वो स्टीम बनाना स्टार्ट कर देगा, तो हम क्या देख रहे हैं कि हम हीट तो देते जा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। देखो टेम्परेचर यहाँ पर भी उतना है, अभी भी उतना है, उतना है, उतना है, लेकिन हीट बढ़ती जा रही है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि सारा जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दिस इज द ग्राफ और किसके लिए, हीट वर्सेस टेम्परेचर फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस टू स्टीम तक, सब कुछ करना है। सही है क्या? चलिए, अब इसमें मेन प्रोसेस क्या क्या हुए, चार चीजें हुई हैं। पहली बात, हमने यहां पर हीट दी है इसको, ये वाली, जिसको मैं बोल सकता हूँ Q1। फिर आपने यहाँ तक हीट दिया, ये कितनी दी है, Q2। फिर आपने यहाँ पर भी हीट दी है इसको, Q3। थोड़ा डायग्राम गंदा हो जाएगा देखने में। अभी आपने इसको यहाँ तक ही हीट दिया, Q4। उसके बाद ये स्टीम में कन्वर्ट हो गया। आपने कुल मिला के चार फेज में, चार फॉर्म में हीट दी है। पहली हीट कहां से कहां तक दी है आपने, इसको माइनस से जीरो लाने पर। तो पहली जो हीट दी है आपने वो दी है मास m है आइस, इनटू में स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, इनटू में जीरो माइनस -3 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जीरो से इसको माइनस करो, तो पहले तो आपने इतनी हीट दी है ना इसको,
फिर आपने क्या करा, अब ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, मतलब जीरो पे आ गया। अब जब ये जीरो पे आ जाएगा तो अब क्या करोगे आप, आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हीट दोगे। वो कितनी हीट आपने, Q2। तो ये Q2 क्या होगा भाई बच्चों, लेटेंट हीट। तो M इंटू में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, M इंटू में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर आपने जब ये पूरी की पूरी बर्फ पिघल गई, फिर आपने इसको जो हीट दे रहे हो वो क्या कर रही है, टेम्परेचर बढ़ा रही है इसका। कहां से कहां तक लेकर जाएगी, 0 से 100। तो M इंटू में स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और इंटू में कितना, 100 माइनस 0, क्योंकि आप 0 से 100 लेकर गए हो। फिर आपने क्या देखा, स्टीम बनना स्टार्ट हो गई। अब आप क्या कर रहे हो, वो जो हीट दे रहे हो आप, वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रही है। कितनी हीट दे रहे हो उसके लिए आप, Q4। तो कितना हो जाएगा, M इंटू में LV, LV मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अब आपको आइस को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए 4 हीट देनी पड़ी कुल मिला के, मतलब इसके हिसाब देखा जाए तो। एक तो पहले माइनस से 0 लाने के लिए, फिर बर्फ को पानी बनाने के लिए, फिर पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाने के लिए, फिर आपको पानी को स्टीम बनाने के लिए। यस और नो? जल्दी बोलो भाई। तो ये आपका ग्राफ था इसका, जो ग्राफ मैंने आपको बहुत ही ढंग से समझाया है। अगर आप कोई दिक्कत है तो फिर भी पूछ सकते हो, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। पेज नंबर 1। अभी एक सेकंड, एक सेकंड, यहां पर ये जो पॉइंट है इसको मैं सर्कल कर दे रहा हूं। इस पॉइंट पे आपने देखा कि जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुई, इसको बोलते हैं बीपी, बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि यहां पर आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो गई। इसके बाद यहां पर अगर आप इस वाले को देखें, इसको भी सर्कल कर देता हूं, यहां पर हमारा वाटर से स्टीम बनना स्टार्ट हुआ, इसको बोलते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पर दो नई चीज आ गई आपके सामने, एक मेल्टिंग पॉइंट और एक बॉइलिंग पॉइंट। कहानी समझ में आ गई यहाँ तक की? चलिए अब विशाल के क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। यहाँ पर ये हीट है, तो देख यहां से यहां तक, जो यहां से यहां तक लाने के लिए जो हीट हुई वो इतनी तो हीट हुई, फिर यहां से यहां तक के लिए ये वाली हीट हुई। क्या बोल रहे हैं फिर? कान में बोल फटाफट से, मैं कान में बोल जल्दी, क्या बोल रहा है? मैं वो क्या नाम है, विशाल। Q1 Q2 लिखे हैं वो सुन ले भाई। ये देख यहाँ पर ये Q1 वाली हीट कहां से कहां तक लाने में, इसको माइनस से 0 लाने में। तो इसका टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं आइस का। तो Q1 कितना आ गया, मास ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, और 0 माइनस माइनस T, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर 0 पे जैसे ही आ जाएगा, 0 के बाद हम जो भी हीट देंगे इसको, जो हीट है ये Q2, वो हीट क्या करेगी, आइस को वाटर में कन्वर्ट करेगी, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं करेगी। तो कौन सी हीट होगी, Q2। कितना हो जाएगा, M इंटू में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर उसके बाद सारी बर्फ पानी में कन्वर्ट हो गई, फिर हम पानी को ले जाएंगे 0 से 100 पे, क्योंकि बॉइल करना है। तो 0 से 100 तक ले गए। तो 0 से 100 के लिए आपने क्या करा, टेम्परेचर चेंज करने के लिए हीट दी। तो वो कितना हो गई, M इंटू में स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू में 100 माइनस 0, क्योंकि 0 से 100 ले गए हो। फिर अगली बार जैसे ये बॉइल होना स्टार्ट हुआ, तुरंत आप क्या कर रहे हैं, जो हीट दे रहे हैं वो क्या करेगी, अब पानी को स्टीम में बदलेगी। तो जो Q4 हीट हुई वो क्या कर रही है, मास इंटू में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब जो हीट आपने दिया वो वेपर बनाने के लिए दे रहे हो इसको। तो कुल मिला के 4 हीट यूज हुई यहाँ पे। सही है? चलिए पेज नंबर 1 का स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा मेरे को बताओ, अच्छा मेरे को बताओ, स्टीम ज्यादा खतरनाक है कि 100 डिग्री पे बॉइलिंग वाटर? विच वन इज मोर डेंजरस, स्टीम और वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस? पानी एट 100 डिग्री सेल्सियस या स्टीम, इन दोनों में से कौन ज्यादा डेंजरस है तो डेंजरस दोनों। नहीं मधुसूदन, याद रखिए आपके बात भाई, वाटर जो बॉईल होता है वो तो 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉईल होता है। उसके बाद वाटर का टेम्परेचर, उसके बाद वाटर का टेम्परेचर और इंक्रीज नहीं होता। लेकिन जो स्टीम होता है वो तो 100 मोर देन 100 पे है ना। सोच के देख, जो वाटर है वो बॉईल कितने पे होता है,
100 पे बॉईल हो गया, इसका मतलब 100 के बाद उसका और टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। लेकिन जो स्टीम है वो तो मोर देन 100 पे है ना, तो स्टीम मोर डेंजरस होती है भाई। स्टीम के अगर मान लो कभी कुकर या रोटी में, जैसे हम लोग कभी क्या करते हैं, रोटी की फूली हुई है और तुमने कभी देखा होगा भाई, रोटी में छेद करा भाई तो भाप निकलती है, जो हाथ में कभी देखा है उसको फील करा है भाई, बहुत ही खतरनाक होती है। आलू मतलब कोई भी सब्जी खा रहे हो, मतलब ये मान लो तुमने सब्जी खाई, उसमें आलू है, कोई ऐसे इमेजिन करो, तो आलू जब आपने देखा, आलू को गरम गरम सब्जी में से आलू निकाल के तुमने मुंह में डाला, जैसे उसको फोड़ते हो ना तो उसमें से स्टीम निकलती है, और जब वो स्टीम निकलती है ना तो ऊपर जो छाला डाल देती है पूरा, सेकंड मतलब जैसे ही फोड़ा वैसे ही छाला पड़ना जरूरी है वो तो भाई। तो स्टीम मोर डेंजरस होती है बच्चों, क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बोलिए भाई, समझ में आ गई? बोलो भाई, स्टीम इज मोर डेंजरस। चलिए अब आते हैं अगली बात पे, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट होता है द टेम्परेचर एट विच लिक्विड state of a substance of a substance and वेपर स्टेट भी बोल सकते हो, या गैस स्टेट, या स्टीम को एग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, तो देखो, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टेट एंड ऑफ अ सब्सटेंस एंड वेपर स्टेट को एग्जिस्ट, वह टेम्परेचर जब किसी सब्सटेंस की जो लिक्विड स्टेट है और जो उसकी वेपर स्टेट है, या फिर जो भी उसकी गैसेस स्टेट है, या तुम स्टीम बोल दो, जो भी, जैसे यहां पर दोनों ही एग्जिस्ट कर रही है, पानी भी है भाप भी बन रही है, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। जैसे हमने पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाया, तो 100 डिग्री के बाद आपने क्या देखा, पानी भी है और भाप भी बन रही है, लेकिन 100 डिग्री के बाद टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ, पानी का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। बोलिए भाई। अब होता है एक मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है देखना, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ सब्सटेंस, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस को एग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता। थर्मल मतलब टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम मतलब चेंज होना, बंद हो जाना। तो ऐसा टेम्परेचर जब किसी सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट भी है, लिक्विड स्टेट भी है, और दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन थर्मल इक्विलिब्रियम है, अर्थात टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। जैसे हमने जब बर्फ को पिघलाना स्टार्ट किया, तो जब बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाती है, पानी में बदलना स्टार्ट हो जाती है, उस दौरान हम लोग देखते हैं कि दोनों ही स्टेट है, बर्फ भी है पानी भी है, और अंदर का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। उस दौरान वो जो टेम्परेचर है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बीपी, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा प्रेशर बढ़ाने पर? अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर मैं खाना बना रहा हूं, चावल बना रहा हूं मान लो, तो खुले बर्तन में जल्दी बॉईल होगा, जल्दी बनेगा, या प्रेशर कुकर के अंदर? खाना किस में जल्दी कुक होगा, कुकर के अंदर या खुले बर्तन के अंदर?
प्रेशर कुकर में। तो क्यों? क्योंकि उसका रीजन है, क्योंकि जो प्रेशर कुकर होता है, देखो अगर मैं बर्तन को खुला रखता हूँ तो बर्तन का खुला रहने पर जो प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है वहां पे। अगर मैं बर्तन को खुला रखता हूँ तो वहां पर जो प्रेशर काम कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर वाटर का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब वाटर का टेम्परेचर केवल, नहीं विशाल सुन तो ले, वाटर का टेम्परेचर इसका मतलब खुले बर्तन में केवल 100 डिग्री तक जा सकता है मैक्सिमम। अगर खुले बर्तन में पानी को उबालते हो तो पानी का टेम्परेचर मैक्सिमम 100 तक जा सकता है। लेकिन जब हम प्रेशर कुकर का प्रयोग करते हैं तो प्रेशर कुकर क्या करता है, जो स्टीम बनती है उसको वापस से पलट के उसकी सरफेस पे ले जाता रहता है, जिससे क्या होता है, सरफेस पे प्रेशर बढ़ जाता है। मतलब कुकर के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो गया। अगर कुकर के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो इसका मतलब अब जो पानी है उसके अंदर उसका टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस जाएगा। खुले बर्तन में कितना जा रहा था मैक्सिमम टेम्परेचर? 100 डिग्री सेल्सियस तक। और जब हम उसको प्रेशर कुकर में रखते हैं तो प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर कुकर के अंदर जो पानी है उसका टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस जाता है। तो अगर पानी का टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस चला गया, इसका मतलब वो पानी ज्यादा गर्म है। आ रही बात समझ में? तो क्या हुआ, प्रेशर बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। इसी वजह से खाना अगर ढककर बनाओगे तो जल्दी बनेगा, प्रेशर कुकर में बनाओगे तो जल्दी बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? तो खुले बर्तन में बनाओगे तो खुले बर्तन में टेम्परेचर कितने तक जाएगा मैक्सिमम? 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। और अगर इसी की जगह अगर आप कुकर का प्रयोग करोगे तो टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया इसका। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया इसका मतलब अब पानी 100 के बाद बॉइल करेगा, और 100 के बाद बॉइल करेगा इसका मतलब ज्यादा टेम्परेचर है, तो ये कम गर्म हुआ और ये ज्यादा गर्म हुआ। और अगर ये ज्यादा गर्म होगा तो जल्दी सब्जियों को मेल्ट करेगा। अरे बात समझ में? जैसे तुम लोगों को पता होगा, अगर हम ऊपर जाते हैं, अर्थ की सरफेस से ऊपर जाऊंगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। अरे बात समझ में? अगर मैं अर्थ की सरफेस से ऊपर जाता हूँ, हाँ कुकर में, ताकि हाँ पे तो भाई बिल्कुल होता है, नूडल्स जल्दी बनेंगे। नहीं जरूरी नहीं है तू कुकर में ही बनाए, और भी ऑप्शन है, ढककर बनाओ। ढककर बनाओ ना, जरूरी थोड़ी ना कुकर ही खराब करो। मयंक भाई गलत तो नहीं बोल रहा? उसका ऑल्टरनेटिव है ढककर बनाओ, ढक्कन लगा दो ऊपर। समझ गए मेरी बात सारे? तो खाना जब भी बनाए ढककर बनाए, बोलती है ना गवर्नमेंट, सेव ईंधन सेव मनी, तो वही है। तो ऐसे ईंधन बचाओ, एलपीजी बचाओ, पैसा बचाओ। तो वो यही सब सिखाता तो था। अच्छा ठीक है, आपको बताऊं, जब हम ऊपर जाते हैं, जैसे पहाड़ पे रहने वाले लोग हैं जो है ना, पहाड़ी पे रहने वाले लोग हैं ऊंचाई पे, अब वो बेचारे जब, क्योंकि उन्हें पता है कि ऊपर जाने पर आपको पता है कि प्रेशर लो हो जाता है। अगर प्रेशर लो हो जाएगा इसका मतलब ऊपर जो है बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अगर ऊपर प्रेशर लो हो गया तो ऊपर बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, और अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया इसका मतलब ये होगा कि वाटर जो है जल्दी गर्म हो जाएगा। मतलब जल्दी गर्म होने का मतलब ये नहीं है, नहीं 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 विशाल, गलत समझ रहा है तू। अगर मान ले पानी का बॉइलिंग पॉइंट घटकर 80 डिग्री सेल्सियस रह गया, सोच, नॉर्मल प्रेशर पे तो 100 डिग्री होता है, लेकिन अगर मान ले 80 डिग्री सेल्सियस रह गया, इसका मतलब अब वाटर कितने तक बॉइल करेगा? केवल 80 डिग्री तक बॉइल करेगा। जबकि अगर नॉर्मल प्रेशर की बात करता तो 100 पे कर रहा था, लेकिन ऊपर जाने पर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, और बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो इसका मतलब अब वो पहले ही बॉइल करने लग गया। अगर 80 पे ही बॉइल करने लग गया इसका मतलब पानी का टेम्परेचर केवल कितना रहेगा? 80। तो खाना देर में बनाएगा या जल्दी में? जल्दी बोलो भाई।
देर में बनाएगा ना। इसलिए ना जब भी जो पहाड़ पे रहने वाले लोग हैं, जो है ना ऊंचाई पे रहने वाले लोग हैं, वो हमेशा प्रेशर कुकर में बनाते हैं। इसमें बनाते हैं प्रेशर कुकर में। नहीं तो अगर भाई तो खुले बर्तन में बनाने लग गए वो, तो भाई तो उन्हें लग जाएंगे 2 की जगह 3-4 घंटे। पेज नंबर 2। चलिए साफ कर दो इसको। मैं कभी बात करूंगा उसी की भी बात करूंगा, पहले ये तो पढ़ ले। 11.5 की भी बात करूंगा, 6 की भी बात करूंगा, पहले ये तो पढ़ लो। कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। पहले जो टॉपिक है वो पढ़ा लो, उसके बाद देखूंगा। साफ कर देता हूँ। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। तो याद रखना, प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। अब इस बात को आप कैसे प्रूव कर सकते हो? इस बात को ऐसे प्रूव कर सकते हो, मान लो आप 2 आइस के टुकड़े लो, बर्फ के टुकड़े लो, 2 बर्फ के टुकड़े लो। एक को तो आप हाथ में खुले ऊपर ऐसे रखो, और एक को आप मुट्ठी में बंद कर लो टाइट। एक को तो आप नॉर्मल रखो और एक को मुट्ठी में बंद कर लो टाइट। आप देखोगे जो मुट्ठी में बंद करा है ना जिसे, वो जल्दी जल्दी मेल्ट हो रहा है, वो जल्दी मेल्ट होगा। और जो हाथ में पकड़ा हुआ है वो देर में मेल्ट होगा। ऐसा होता है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण क्या होता है? क्योंकि वैसे नॉर्मली जो बर्फ है अपनी आइस है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होना स्टार्ट होती है। नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमारी जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होती है। लेकिन जब हम उस पर प्रेशर लगा देते हैं ना, तो क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। इसका मतलब वो 0 से पहले ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। समझ गए आप लोग? तो इसका एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हो, आइस मेल्ट रैपिडली इफ वी इंक्रीज प्रेशर। ये आप लोग गर्मियों में भी कर सकते हो, अगर बर्फ किसी ने अभी भी जमा रखी है अभी भी कर सकते हो। 100% काम करता है जो मैं बोल रहा हूँ। मैंने तो करा हुआ है और मैंने पढ़ा रहा हूँ तब से, तो मैंने तो सब चीजें देख ही लेता हूँ जो हो सकते हैं घर पे। ठीक है भाई, चलिए दूसरी बात, दूसरा पार्ट आता है रीजिलेशन। बच्चों जो रीजिलेशन होता है, ये 2 शब्दों से बनकर मिला है। री मतलब होता है दोबारा, और जिलेशन मतलब होता है फ्रीज होना, दोबारा फ्रीज होना। तो रीजिलेशन का मतलब होता है दोबारा फ्रीज होना। तो इसमें मैं पहले एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं आपको। ये एक्सपेरिमेंट काम करता है, 100% काम करता है, और उसके बाद मैं समझा दूंगा डेफिनेशन क्या है। मान लो 2 सपोर्ट है, इसके ऊपर आपने ये बर्फ की एक सिल्ली रख दी, ये आइस ब्लॉक है। इस बर्फ की सिल्ली के ऊपर से एक तार लिया आपने ऐसे करके, और इस पे वजन टांग दिया। आप इसको ऐसे सोचो कि जैसे ये आपका हाथ है मान लो, तो आपके हाथ से एक तार यहाँ पर ली मैंने, और दोनों तार पे वायर वजन टांग दिया। अगर वजन टांग दूंगा तो आपको पता है आपके हाथ पे वो जो तार है वो प्रेशर लगाएगी, बहुत तेज लगाएगी, नहीं लगाएगी? प्रेशर लगाएगी भाई, मानते हो सारे लोग? नहीं मानते तो घर पे करके देख लेना। धागा ले लेना, धागे में वजन टांग लेना और हाथ पे करना,
तो जिस जगह पर होगी वहां पर देखना निशान पड़ने लग जाएगा धीरे धीरे। होता है कि नहीं होता है? जल्दी बोलो भाई। होता है, होता है बिल्कुल। अब इसमें देखो सीन क्या है, सोच के देखो। जो इस तार के नीचे वाली आइस है, जो इस तार के नीचे आइस है, वो आइस पे प्रेशर बढ़ गया। अगर उस आइस पे प्रेशर बढ़ गया तार के नीचे, मैं अभी इसका एग्जांपल बता रहा हूं आपको। तार के नीचे आइस पर प्रेशर बढ़ गया। अगर प्रेशर बढ़ गया तो उस आइस का मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। अगर मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया तो पिघल गई। अगर आइस पिघली तो पानी में कन्वर्ट होगी, तो पानी में कन्वर्ट होगी तो ये वायर को रोक नहीं पाएगा पानी, तो ये वायर नीचे आ गई थोड़ी सी, ये वायर थोड़ी सी नीचे आ गई, नीचे आ गई। तो जो जैसी वायर नीचे आई तो जो ऊपर वाला पानी होगा वो दोबारा से फ्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो हमने प्रेशर की वजह से उसको पहले थोड़ा जल्दी मेल्ट कर लिया था, लेकिन जैसे आप उसको हटाओगे वो दोबारा से रीफ्रीज हो गया, पानी रीफ्रीज हो गया। अब इस वायर के नीचे जो बर्फ होगी उस पर प्रेशर बढ़ेगा, वो मेल्ट हो जाएगी। अगर वो मेल्ट हो जाएगा तो वैसे ये वायर थोड़ा सा और नीचे खिसक जाएगी, फिर वो पानी दोबारा से रीफ्रीज हो जाएगा। फिर इसके नीचे जो बर्फ होगी वो पिघल जाएगी, तो ये नीचे और आ जाएगा, फिर वो दोबारा रीफ्रीज हो जाएगी। फिर ये नीचे प्रेशर की वजह से धीरे 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 करके ये फॉल डाउन हो जाएगा नीचे, और बर्फ साफ जुड़ी हुई रहेगी, आइस स्प्लिट नहीं होगी। आइस स्प्लिट नहीं होगी लेकिन ये नीचे गिर जाएगा। तो कुछ चमत्कार समझ में आया क्या था ये? अरे इससे सिंपल बता दूंगा, तेरे को ये करने की जरूरत नहीं, इतनी बड़ी बर्फ कहां से लाएगा। भाई समझ में आया कि नहीं आया? इससे सिंपल बता दूंगा, कर लियो। भाई समझ में आया क्या था? तो जैसे जैसे प्रेशर डला बर्फ पिघली, जैसे प्रेशर रिलीज हुआ वो दोबारा से रीफ्रीज हो गया। इस फिनोमिना को बोलते हैं रिजिलेशन। तो रिजिलेशन क्या हो गया, यहां लिख देता हूं, द फिनोमिना ड्यू टू विच water freeze again when pressure remove from ice. The phenomena due to which water freeze again when pressure remove from ice. जैसे प्रेशर रिमूव करता हूं आइस से तो जो पानी था, वो जो पानी बन गई थी बर्फ, वो दोबारा से रीफ्रीज हो जाती है। अब जो हमने करा है या मैंने करा है, जो तुम कर सकते हो वो समझो। आप दो बर्फ के टुकड़े लो, अलग अलग, अलग अलग मतलब दो टुकड़े लो और उन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ लो। जोड़ने के बाद उसको थोड़ा दबाओ, थोड़ी देर दबा के रखो और छोड़ दो, और देखना वो दोनों आपस में चिपक जाएंगे। आप दो बर्फ के टुकड़े लो, उन दोनों को कांटेक्ट में रख के और थोड़ा सा दबाओ थोड़ी देर, तो 2-4-5 सेकंड बाद जैसे आप उसको रिलीज करोगे वो चिपक जाएंगे दोनों। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर ये आइस के ब्लॉक हैं, तो ये भी आइस है, ये भी आइस है, अगर इन पे दोनों तरफ से प्रेशर लगाया तो इनकी जो कांटेक्ट सरफेस है उसमें प्रेशर बढ़ने की वजह से जो पानी, वो जो बर्फ थी वो मेल्ट हो गई, और जैसे बर्फ मेल्ट हो गई पानी में कन्वर्ट हो गई, तो पानी के मॉलिक्यूल मिल गए। जैसे ही आपने वो छोड़ा प्रेशर को, वो दोनों चिपक गया, पूरा फ्रीज हो गया दोबारा से। तो आइस ब्लॉक स्टिक टुगेदर व्हेन प्रेशर अप्लाई। आपको एक चीज और बताता हूँ, बात समझ में आ रही है? ये प्रैक्टिकली होता है ये सारा काम। चलो एक बात बता दो, आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने बर्फ का गोला खाया होगा,
और आपने देखा होगा बर्फ का गोला डायरेक्ट बर्फ से नहीं बनाता, पहले उसको घिसता है, घिस लेता है। अब आप सोचो घिस लेता है तो भाई साहब वो तो पाउडर बन गया, टुकड़े बन गए। लेकिन जब वो घिस लेता है ना तो वो एक चालाकी करनी पड़ती है वहां पर, अगर वो चालाकी नहीं करी तो काम नहीं बनेगा, बिखर जाएगा वो। तो वो चालाकी ये करता है, उसमें एक लकड़ी डालता है और लकड़ी डालने के बाद उसको कोने से दबाता है, प्रेशर डालता है अंगूठे से, ऐसे करके कटोरी को दबाता है अंदर प्रेशर से, अंगूठे से दबाता है। और जब दबाता है ना तो उसका मतलब वो प्रेशर डाल रहा है उस पर, और प्रेशर डालने की वजह से बर्फ में क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, वो थोड़ा सा पिघलती है, और पिघलने की वजह से जैसे ही वो अंगूठा रिमूव करता है, वो दोबारा से बर्फ के मॉलिक्यूल जो पानी बन गया था वो आपस में चिपक जाते हैं, इसलिए वो शेप ले लेता है एक। आप देखते हो ना, चूसते रहते हो लेकिन वो बिखरता नहीं है। क्यों? क्योंकि रीजिलेशन की वजह से, क्योंकि उसने जब अंगूठे से दबाया ना तो रीजिलेशन की वजह से बर्फ के टुकड़े आपस में चिपक गए। अरे समझ में आ रहा है? होता है ना। अब देखो एक और चीज, एक और चीज, आइस स्केटिंग। अब जब आइस स्केटिंग की बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा, जिन्होंने स्केटिंग देखी है, करीब की बात नहीं करूंगा मैं, स्केटिंग देखी है, उसमें आपको पता होगा कि एक स्केट बोर्ड होता है और उस पर आदमी खड़ा हो जाता है और अपने हाथों में दो डंडे पकड़ लेता है स्केट बोर्ड पे। और वो क्या करता है, जैसे वो आदमी खड़ा होता है तो जो स्केटिंग बोर्ड है, स्केटिंग बोर्ड के नीचे जो बर्फ है, जो आइस है, उसमें प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ने की वजह से उसके नीचे एक लेयर बन जाती है पानी की। और जो पानी की लेयर होती है, जो पानी की लेयर होती है, उसमें और बर्फ में बहुत कम फ्रिक्शन होता है, इसलिए ये फिसलता है। और जैसे ही आगे पहुंचेगा तो जो पीछे बर्फ पिघल गई थी वो दोबारा से रीफ्रीज हो जाती है, किसकी वजह से? ड्यू टू रीजिलेशन की वजह से। तो जहां जहां ये इसका स्केटबोर्ड होता है वहां वहां जो है ना, इसके नीचे थोड़ा सा पानी मेल्ट हो जाता है, मतलब आइस मेल्ट होकर पानी बन जाती है, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाता है और ये फिसल जाता है। फिर जैसे वो आगे बढ़ता है पीछे वाला पानी दोबारा से रिफ्रीज हो जाता है। बोल भाई विशाल क्या कह रहा है? हाँ भाई नेचर का है भाई, भाई नेचर का खुद ही का प्रोसेस है, हम नहीं कर रहे, ये खुद होता है। बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट भाई सोच के देख, नॉर्मल कंडीशन में भाई मधुसूदन सोच के देख, नॉर्मल कंडीशन में 1 एटीएम पर वो 0 डिग्री पे मेल्ट करती है। अब तुमने उस पर प्रेशर बढ़ा के जीरो से पहले मेल्ट करा लोगे, अगर जीरो से पहले मेल्ट करा दोगे तो प्रेशर की वजह से मेल्ट तो हो जाएगी, लेकिन प्रेशर के हटते ही दोबारा से जम जाएगी, क्योंकि वो उसका मेल्टिंग पॉइंट था ही नहीं। मेल्टिंग पॉइंट तो असली जीरो है, पर आपने प्रेशर बढ़ाया तो वो जल्दी मेल्ट कर गई, लेकिन आप प्रेशर रिलीज करोगे तो वो दोबारा फ्रीज हो जाएगी। दैट्स व्हाई, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीजिलेशन। एंड रीजिलेशन एक नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा पॉइंट,